मेरा नाम अमित सजवान है। मैं वर्ष 1991 से अधिवक्ता के रूप में पौड़ी जनपद के विभिन्न न्यायालयों में कार्य कर रहा हूं। वर्ष 1991 से 2010 तक मेरा जो मुख्य कार्यालय था वो पौड़ी में था और वर्तमान में मेरा मुख्य कार्यालय कोटद्वार में है, लेकिन फिर भी मैं पौड़ी जनपद के सभी न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूं। ये गण जागृति चैनल के माध्यम से हम विधिक साक्षरता देने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को कानून से संबंधित छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं होती है, तो एक प्रयास हमारा रहेगा कि आप सभी को हम छोटी छोटी जानकारी दे करके आपके विधिक ज्ञान को बढ़ाएं, और इसके लिए ये गण जागृति जो चैनल है इसके माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के समाज बड़ा जागरूक है और इस दिशा में काफ़ी कार्य हो रहा है, और महिला सशक्तिकरण का ही ये परिणाम था कि आज जो हमारी देश की संसद है वो इसी से प्रभावित होती है, और उसने जो भी कानून बनाया है वो सब महिलाओं के हक में बनाया है। लेकिन समाज में अगर 50% महिलाएं हैं तो उतने ही पुरुष भी रहते हैं। पुरुषों के हक को लेकर के कोई ऐसा कानून अभी बना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पारिवारिक मामले होते हैं जिनमें आज महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं और पुरुष भी जागरूक हैं, ऐसे समय में जब उनके बीच में जब कोई जो वर्तमान में जो ये देखा जाता है कि जो शिक्षित महिला पुरुष हैं उनके बीच में अहम को लेकर के काफ़ी टकराव हो जाता है, और उस टकराव को लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन सामान्यतया ये देखने में आता है कि महिलाओं के पास बहुत सी कानूनी रेमेडी जिसे बोलते हैं, बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिनके माध्यम से वो पुरुषों को प्रताड़ित कर सकते हैं, और पुरुष उससे प्रताड़ित भी हो रहे हैं। अभी आपने हाल में ही एक मामला देखा होगा जिसमें एक पुरुष महिला की प्रताड़ना से विवश होकर के उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पुरुषों के पास यदि वो किसी महिला से पीड़ित है तो ऐसे में क्या उपाय होता है। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि महिलाएं किस प्रकार से पुरुष को कानूनी उपाय लेकर के किस प्रकार से उसको सर्वप्रथम ये देखना आवश्यक है कि महिलाओं के पक्ष में क्या क्या कानून है और उससे बचाव के लिए पुरुष क्या कर सकता है। देखिए, यदि कोई महिला उत्पीड़ित होती है तो वो वास्तव में हो या न हो, लेकिन वो अपनी तरफ से पुरुष के खिलाफ बहुत से मुकदमे कर देती है, जिसमें सबसे पहले दहेज का मुकदमा होता है 498A जिसे हम कहते हैं, और जो नई नागरिक संहिता आ चुकी है उसमें इसका नाम बदल गया है, लेकिन सामान्यतः फिर भी लोग 498A बोलते हैं। यह मुकदमा दहेज उत्पीड़न का कर देती हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा का जो नया कानून आया है, इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी अपने पति के साथ साथ उसके जितने परिजन हैं उन सब के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा कर देती है, और सारे परिवार वाले चक्कर लगाते रहते हैं न्यायालय के। इसके अलावा यदि महिला काम नहीं करती है, घरेलू महिला है, तो वो मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का मुकदमा भी कर देती है, और साथ में यदि उसे तलाक वगैरह चाहिए तो फिर तलाक का भी मुकदमा कर देती है। और फिर बच्चों को लेकर के भी यदि दोनों पक्षों के बीच में विवाद है तो उसके बीच में बच्चों की गार्जियनशिप को लेकर के भी मुकदमा हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सी रेमेडी महिला के पास है, लेकिन पुरुषों के पास बहुत सीमित उपाय होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर यदि कोई पुरुष पक्ष उत्पीड़ित होता है और इस प्रकार के मामलों में अपना पक्ष नहीं रख पाता है, तो मेरे विचार से पुरुष पक्ष को सबसे पहले तो अपने बचाव के लिए उसको एक मुकदमा करना चाहिए। उसे धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, जिसे हम विवाह की पुनर्स्थापना यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बोलते हैं, इस प्रकार का एक वाद दायर करना चाहिए। इस मुकदमे को करने से सबसे पहले तो यह माना जाएगा कि जो पुरुष है वो अपनी जो पति है, पुरुष जिसे मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ शब्द का, तो कोई पति है वो अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता है, और उसका इरादा कभी भी अपनी पत्नी को घर से निकालने का नहीं है, और वो अपने जो वैवाहिक संबंध हैं उनको बनाए रखना चाहता है। तो इसके लिए उसे
धारा 9 का मुकदमा करना चाहिए। और यदि छोटी मोटी लड़ाई है, पत्नी रूठ करके घर से चली गई है और दहेज संबंधी कोई ऐसा मामला नहीं है, और तो ऐसे में सबसे पहले पुरुष के सामने ये उपाय है कि वो अपने वैवाहिक संबंधों को बचाए। और वैवाहिक संबंधों को बचाने के लिए उसके पास धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का, यानी वैवाहिक संबंधों के पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मुकदमा करने के अलावा उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। और इस प्रकार का मुकदमा यदि पति की ओर से अपनी पत्नी के खिलाफ कर दिया जाता है और उसके बाद यदि उसकी पत्नी कहीं भी उसके खिलाफ मुकदमा लेकर के जाती है, यदि वो मुकदमा उसके पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का हो, उसमें पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए जाती है, या न्यायालय में भरण पोषण के लिए जाती है, या घरेलू हिंसा का मुकदमा करती है, तो वहाँ पर पति के सामने एक उपाय होता है। वो अपना पक्ष लिखित दस्तावेज यानी लिखित अभिलेख के माध्यम से रख सकता है कि साहब मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूँ और मैंने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों को बचाए रखने के लिए धारा 9 का मुकदमा परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जब वो इस प्रकार की प्ली लेता है और अपने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज को संबंधित अधिकारी के सामने या न्यायालय के सामने, यदि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है तो वहाँ पर सबसे पहले काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में वो जो संबंधित अधिकारी है उसके सामने अपना पक्ष इस लिखित दस्तावेज के माध्यम से रख सकता है। इसके अलावा यदि उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है तो वहाँ पर वह जो इस मामले की जांच करने वाला विवेचक होता है उसके सामने अपना पक्ष रख सकता है। न्यायालय में यदि उसके खिलाफ कोई मुकदमा भरण पोषण का हो गया है, घरेलू हिंसा का हो गया है, तो वहाँ पर वो इस प्रकार का लिखित दस्तावेज अपने पक्ष में रख सकता है कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में उस पुरुष का पक्ष जो ये उसने धारा 9 का मुकदमा किया है, इस पर न्यायालय या संबंधित जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है जो विवेचना कर रहा है, वो सब उसका पक्ष सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि यह जो है अपनी पत्नी को चाहता है और इसीलिए इसने धारा 9 का ये मुकदमा किया है। तो इस प्रकार से उस पुरुष का एक बचाव भी हो जाता है और बचाव के रूप में ये सारी चीज़ें बाद में काम आती हैं। यदि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा किया गया है तो कहीं पर भी देखिए इन मामलों में होता क्या है कि क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई है और वो कमरे के अंदर लड़ाई होती है, तो पड़ोसी को भी यह मालूम नहीं होता कि दोनों के बीच में विवाद क्या है। और इस प्रकार के विवाद घर से बाहर सामान्यतः आते नहीं हैं, तो किसी को पता भी नहीं होता है। तो ऐसे में न्यायालय वगैरह एक उपधारणा बना लेते हैं कि स्त्री जो कह रही है वो सही कह रही है, तो उसकी बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि लड़ाई कमरे के अंदर है। तो ऐसी परिस्थिति में उस उपधारणा के बचाव में, उसके खंडन के लिए पुरुष के पास, पति के पास एक बचाव के लिए एक अभिलेख होता है कि झगड़ा इस तरीके का नहीं है, मेरा पक्ष यह है, इस कारण से मेरी पत्नी मुझसे रूठ करके गई हुई है और मैं अभी भी ऐसी परिस्थिति में अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए तैयार हूँ, उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहता हूँ और यदि मुझसे कोई गलती हो गई है उसके लिए भी मैं इस मुकदमे के माध्यम से, इस वाद के माध्यम से, इस केस के माध्यम से माफ़ी चाहता हूं और अपनी पत्नी को राजी खुशी साथ में रखने को तैयार हूं। तो ऐसी परिस्थिति में ये उसका एक बहुत बढ़िया बचाव हो सकता है और इस बचाव के माध्यम से वो पुरुष इन सब जो दायित्व हैं इन सब से उसका बचाव हो सकता है। न्यायालय के सामने उसका एक पक्ष रखा जा सकता है और न्यायालय उसके पक्ष पर विचार भी करता है कि यह अपनी पत्नी को काफ़ी चाहता है और दोनों के बीच में इस प्रकार का मामला नहीं है, दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं है, ये पति पत्नी के बीच में जो ईगो की लड़ाई, अहम की लड़ाई बोले जो आजकल सामान्यतः ज़्यादा होती है, इस प्रकार की लड़ाई भी हो सकती है। तो उसमें पति का पक्ष सुना जा सकता है और उसके अभिलेखों पे विचार किया जा सकता है और जिससे यदि न्यायालय को उसकी बात सही लगी तो वो भरण पोषण देने से भी बच सकता है। उसके खिलाफ यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दहेज उत्पीड़न की लिखाई गई है तो उससे भी उसका बचाव हो सकता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यदि पुलिस आ जाती है तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी, न्यायालय से भी उसे आसानी से जमानत मिल जाएगी। तो इस और जो घरेलू हिंसा का मुकदमा उसके और उसके परिजनों के खिलाफ किसी महिला ने किया है तो वहाँ पर भी उसका बचाव इस प्रकार से हो सकता है। तो ये मेरी ये राय है कि इस प्रकार के मामलों में जहाँ पर पुरुष पक्ष पीड़ित है उसे अपना पक्ष रखने के लिए अपनी ओर से धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का मुकदमा करना चाहिए। धन्यवाद।